हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम लोग अभी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल एक कॉलोनी ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो ये कॉलोनी ओवरनाइट नहीं बना है, रातों रात ये कॉलोनी नहीं बना। इस पीरियोडिक टेबल के कॉलोनी को जो हम लोग अभी देखते हैं, हम लोग का जो मेन फॉर्म ऑफ हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोगों के पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक्स इतने इजीली नहीं फाइंड आउट हो गए। ये पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स, ये 18 ग्रुप्स, ये इतने इजीली फाइंड आउट नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पूरा ये पीरियोडिक टेबल के इस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के एकदम बेसिक फॉर्म्स को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल एकदम शुरू में कैसा दिखता था, ठीक है। पहला पीरियोडिक टेबल कौन सा था? सबसे पहले J.W. डॉबर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को सिमिलर फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स कैरी करने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे अरेंज करने की कोशिश की है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में जरूरी क्यों था, मतलब पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों था, एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना जरूरी क्यों था, ठीक है। तो एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना इसलिए जरूरी था ताकि एलिमेंट्स के स्टडी को सिंप्लीफाई किया जा सके। सिमिलर कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स को अगर हम एक जगह पर रख देते हैं तो हम उसमें से एक या दो एलिमेंट को अगर पढ़ते हैं तो बाकी सबकी कैरेक्टर अपने आप हमको पता चल जाती है ना। तो ये बहुत जरूरी था कि एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा जाए जो सेम कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और इस चीज के लिए बहुत लोगों ने मेहनत किया, जिसमें J.W. डॉबर्नियर ने पहला अटेम्प्ट लिया और उन्होंने सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे ग्रुप करना शुरू किया। उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप शुरू किया, ठीक है। तो J.W. डॉबर्नियर्स पॉइंटेड आउट दैट विद इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स, इसीलिए इसको ट्रैड रूल कहते हैं, डॉबर्नियर्स का ट्रैड रूल मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, है ना। तो 3 elements having similar chemical and physical properties, the atomic weight of the middle element, अब 3 एलिमेंट्स जैसे कि यहां पे देख सकते हो आप, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि पहला और आखिरी एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो भी एटॉमिक वेट का मीन वैल्यू होगा वो सेकेंड एलिमेंट मतलब मिडिल वाले एलिमेंट का वैल्यू, एटॉमिक वेट के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। क्या बोला? द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ अदर 2, है ना। और उन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें से देखिए यहां पे आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है ना। और सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा, ये सोडियम का एटॉमिक वेट 7 + 39, मतलब कि पहला और तीसरे का मीन मतलब एवरेज निकाल दो। तो 7 + 49, 39 आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 46, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो आ जाएगा 23, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट था वो क्या था? 23। सिमिलरली कैल्शियम और बेरियम को अगर आप देखोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और बेरियम का एटॉमिक वेट 137। अब आप 40 और 137 को जब ऐड कर देते हो, ऐड करके जब डिवाइड कर देते हो 2 से, तो आता है 88.5। तो 88 होता है स्ट्रोंटियम का आपका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो हमेशा क्या, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड करके अगर उसका मीन वैल्यू निकाल देंगे तो मिड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमको मिल जाएगा। और डॉबर्नियर्स ऐसे ही एलिमेंट्स को ढूंढ करके एक जगह पे अरेंज करना शुरू किए और ये बोलना शुरू कर दिए कि ये तीनों एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हमको अब ये जानना है कि डॉबर्नियर्स ऐसे कितने ट्रैड्स को अरेंज कर पाए।
तो पहला ट्रैड तो आपको दिख रहा है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम और पोटेशियम का। दूसरा जो ट्रैड है वो था पोटेशियम स्ट्रोंटियम बेरियम का, फिर सल्फर सेलेनियम टेलोरियम का, क्लोरीन ब्रोमीन आर्गन का। इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रैड्स हम लोग देख सकते हैं, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन का, स्कैंडियम यूट्रियम लैंथेनम का, आयरन कोबाल्ट और निकल का। इन सब के ऊपर आप चेक कर सकते हो। इन सब का पहला और तीसरे के एटॉमिक वेट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका मिड वाले का आ जाएगा। तो डॉबर्नियर्स ये बोलना शुरू कर दिए कि जहां भी ट्रैड बनेगा उस तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कुछ चलते रहा, है ना, ऐसा कुछ टाइम तक चलते रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मॉडल नहीं बन पाया क्योंकि और नए एलिमेंट्स आने लगे। और उस टाइम पे भी जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उन एलिमेंट्स को भी ट्रैड में अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो किसी की मीन वैल्यू निकल ही नहीं रहे थे। तो उन एलिमेंट्स को कहां अरेंज किया जाए, इसका कोई क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का कोई आंसर डॉबर्नियर्स के पास नहीं था। तो ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रैड। देखो ये लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स थी डॉबर्नियर्स की, इसीलिए डॉबर्नियर्स ट्रैड रूल को खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर एक नया मॉडल आया। ये पहला मॉडल था डॉबर्नियर्स ट्रैड रूल, जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू किया गया था, मतलब एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक दिस, है ना। देन नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट न्यूलैंड ऑक्टेट रूल आया। न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जो आपकी म्यूजिक की नोट्स होती हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इसके ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। और पता है ये थोड़ा फनी सा अरेंजमेंट था, लेकिन ये अरेंजमेंट 20 एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में डाल दिया। 20 एलिमेंट्स जो सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करते थे उनको एक जगह पे डाल दिया, है ना। तो ये थोड़ा फनी था लेकिन काम किया, कुछ दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में ये इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, ये भी फिर फेल हो गया। तो ये क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या था? तो he made the first attempt to correlate the chemical properties of the elements with their atomic weight। उन्होंने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के साथ मर्ज करना शुरू किया। अब देखो न्यूलैंड का मॉडल भले ही फेल हो गया, बट ही वाज द फर्स्ट मैन हु टेक अ अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स एज पर देयर एटॉमिक वेट। और मेंडलीफ तक यही चला, है ना। मेंडलीफ भी एटॉमिक वेट पे ही अरेंज कर रहे थे। ठीक है, तो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड ये चीज शुरू किए थे जिसका बहुत बेनिफिट मेंडलीफ को मिला था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, राइट, एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। ठीक है, तो लाइक प्रॉपर्टीज हो जाएगा किसका भाई, पहला और 8वें का। कैसे, देखो यहां पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। देखो पहले में क्या है, सा, सारे गामा पाधा नी सा, क्या है, सारे गामा पाधा नी सा। तो सा से सा तक देखो कैरेक्टर सेम आएगा। यहां के सा में जो होगा और यहां के सा में जो होगा, वो बोला कि भाई ये इन दोनों का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो देखो भाई हम जानते भी हैं कि लिथियम और सोडियम दोनों एल्कली मेटल्स हैं, दोनों का कैरेक्टर सेम है ना। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों का कैरेक्टर क्या है भाई, सेम है। ठीक है, तो ये मतलब पहला और 8वां बोला कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो होगा ये सिमिलर प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो सा टू सा ये भाई सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करने वाला एलिमेंट है। इसके ऊपर वो अरेंज करता चला गया, बहुत सारा कुछ अरेंज कर दिया। लेकिन एक बात पे आप गौर करो, यहां देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद सोडियम आ रहा है, नियॉन नहीं आ रहा है। नियॉन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे।
अब जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए तो ये 8th पोजीशन या 8वां पोजीशन कौन लेगा? नोबल गैस लेगा। नोबल गैस लेगा क्योंकि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, तो नोबल गैस लेगा। क्लोरीन के बाद यहां आर्गन आता है ना? तो अब ये सा वाला जो पोजीशन था, ये पोजीशन कौन ले लेता? नोबल गैसेस लेना शुरू कर देता। तो ये रूल फिर कैसे ये बता पाता कि पहला और 8वें का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगा? ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि अब लिथियम पहला होगा तो 8वां कौन हो जाएगा? 8वां नियॉन हो जाएगा। अब ये तो अल्कली मेटल है लेकिन ये नोबल गैस है, इन दोनों की कैरेक्टर अब सेम नहीं हो सकती थी। तो ये रूल फेल हो गया क्योंकि इसमें नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, है ना? और बाकी के भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था, ठीक है? तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए न्यूलैंड ऑक्टेट रूल को भी क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के बाद, है ना, एक नया फॉर्म आया पीरियोडिक टेबल का। फिर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जो था लूथर मेयर कर्व, ठीक है? तो चलिए लूथर मेयर कर्व के ऊपर हम लोग बात करते हैं। लूथर मेयर कर्व में लूथर मेयर ने क्या किया? एक कर्व को प्लॉट किया। कर्व को रखा उन्होंने बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम में, ठीक है? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को वर्सेस करके उन्होंने एक कर्व बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक कर्व बनाया गया एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के, ठीक है? तो आपको बस यहाँ पे पहले मैं ये बता दूं कि एक कर्व में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप ये पहले जान जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है थोड़ी सी, वो क्या है कि इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑफ कर्व, ठीक है? कि एक कर्व में ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोलते हैं असेंडिंग ऑफ कर्व। ये देखो, ये बोलते हैं टॉप पोजीशन ऑफ अ कर्व, है ना? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ कर्व, और इसको क्या बोल देंगे? बॉटम पार्ट ऑफ कर्व। तो असेंडिंग, टॉप पार्ट, डिसेंडिंग, बॉटम पार्ट, एक कर्व के ये पोजीशंस होते हैं। इन्हीं पोजीशंस को लेकर के लूथर मेयर ने कुछ बातें की। उन्होंने जब एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम एक कर्व को प्लॉट किया तो कुछ एक ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना? तो ये अल्कली मेटल्स जो हैं, ये अल्कली मेटल्स टॉप पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे। कर्व में किस पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे? पिक पोजीशन को, है ना? एकदम जो उसकी चोटी की पोजीशन थी, टॉप की जो पोजीशन थी कर्व की, उसको ऑक्युपाई कर रहे थे, ठीक है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पीरियोडिक टेबल अभी का जो पीरियोडिक टेबल अपना है, उस पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं। और अल्कली क्या होता है? पीरियोडिक टेबल का, अभी के पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये लोग जो थे, ये लोग ऑक्युपाई कर रहे थे डिसेंडिंग पोजीशन को। ध्यान रखिएगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे, अल्कली अर्थ मेटल्स, ये क्या पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे? डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे एक कर्व पे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पिक पे था, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिसेंडिंग में था। डिसेंडिंग मतलब ये वाली पोजीशन पे थे, ठीक है? इसके बाद देखा गया मेटलॉइड्स जो है, मेटलॉइड्स में क्या क्या होता है भाई? तो मेटलॉइड्स में आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है ना, टी है, एटी है, ये लोग क्या है? आपका मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व को। अब ध्यान रखिएगा भाई, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे थे? बॉटम पार्ट ऑफ कर्व। बॉटम पार्ट मतलब ये वाली पार्ट थी, है ना? तो बॉटम पार्ट ऑफ कर्व को ये लोग ऑक्युपाई कर रहे थे, इधर इधर का पोजीशन को ये लोग ऑक्युपाई कर रहे थे, ठीक है? चलिए, देन बोला गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि हैलोजेंस होते हैं, वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व मतलब कि ये वाली पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे। तो देखो हम लोगों ने क्या बात किया था कि असेंडिंग पोजीशन होता है जिसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो थे वो ऑक्युपाई कर रहे थे।
पिक पोजीशन होता है जिसको मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले लोग ऑक्युपाई कर रहे थे। डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पोजीशन होता है, डिसेंडिंग पोजीशन को लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले लोग ऑक्युपाई कर रहे थे। और बॉटम का पार्ट होता है, बॉटम के पार्ट को कौन, मेटलॉइड्स या ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्युपाई कर रहे थे। ठीक है, तो लूथर अपने कर्व में इस चीज को प्लॉट करने में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, और उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक कर्व को बनाया। तो चलिए देखते हैं कि लूथर मेयर की ओरिजिनल कर्व कैसी दिखती है। देखिए ये है लूथर मेयर की ओरिजिनल कर्व, जिसको एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में अरेंज किया गया। देखिए टॉप पोजीशन पे आपको दिख रहा है एल्कली मेटल्स है ना। ये आपका जो डिसेंडिंग पार्ट है, तो डिसेंडिंग पार्ट में देखिए आपको क्या दिख रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिख रहे हैं, है ना। जो आपका एसेंडिंग पार्ट है, तो एसेंडिंग पार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। आपको क्या दिख रहा है भाई, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एसेंडिंग पार्ट पे दिख रहा है। और जो आपका बॉटम का पार्ट है, तो बॉटम के पार्ट में आप देखो, बॉटम के पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, बॉटम के पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं बहुत सारे, और मेटलॉइड्स आपके बॉटम के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को लूथर मेयर कर्व के पे अरेंज किया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। ठीक है, तो इसे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लूथर मेयर प्रपोज्ड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हो ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एलिमेंट की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड दिस बिकम द बेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मतलब कि लूथर मेयर ही वो पहला आदमी था जो इस चीज को सक्सेसफुली बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया। और अरेंज करके उन्होंने क्या बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा ये वर्ड पीरियोडिक फंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, है ना। और इसी चीज को हेल्प लेकर के मेंडलीफ क्या किए, अपना एक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किए, जो उस टाइम का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए देखते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कैसा है, तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग देखें कि इसका पीरियोडिक फंक्शन इन्होंने क्या बताया था, एटॉमिक वेट। ये लूथर मेयर के जो कर्व की जो मॉडल थी उसी को ये थोड़ा अपडेट किए, थोड़ा आगे की तरफ लेकर के गए, है ना, और इनको बहुत ज्यादा सफलता मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हम इसके ऊपर स्टार बना देते हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, तो ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा भैया, याद रखियो, भूल ना जाइयो। ठीक है, देन हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ये भी थोड़ा बोर्ड्स के नज़र में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बोर्ड्स में क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है कि ये एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड मॉडल है। अभी जो हम लोग प्रेजेंटली पढ़ते हैं ना, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, मेंडलीफ जो दिए थे वो किसके ऊपर दिए थे, एटॉमिक वेट के ऊपर दिए थे। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है वो है कि 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, नोबल गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, उस टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन थे जब मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे, और नोबल गैसेस के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, मतलब नोबल गैस उस टाइम में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। और तीसरा हम बोल सकते हैं कि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, है ना, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देखो इसके पहले भी बहुत लोग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश
किए थे, लेकिन मेंडलीफ को सबसे ज्यादा सफलता उन दिनों में मिला। क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक मैनर को क्रिएट करने में सक्षम हुए थे, सिस्टमैटिक मैनर को क्रिएट कर पाए थे। सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या? एक हॉरिजॉन्टल रो बनाए, एक वर्टिकल कॉलम बनाए, मतलब कि बहुत सारा ऐसे रो बना, ऐसे बहुत सारा कॉलम बना, और फिर हर रो और हर कॉलम के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट का पोजीशन बताया गया। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने क्या करा? सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश करा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आती हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग ग्रुप कहते हैं। अब एक मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? 7 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा देखोगे बोर्ड्स एग्जाम में अक्सर देखा गया है, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड, है ना, ये क्वेश्चन रहता ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग बात कर दें, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टर है वो है कि ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप, है ना। 7 तक जितने भी ग्रुप बनाए गए थे वो सारे ग्रुप्स को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए सब ग्रुप जो था उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया था और बी सब ग्रुप जो था उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया था। ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप है, सपोज मान लो कि ऐसा ऐसे करके एक ग्रुप है, ये मान लो कि ग्रुप 5 है, तो ग्रुप 5 को ए और बी में क्लासिफाई कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स रखे गए थे और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स रखे गए थे। तो ए साइड में जो एलिमेंट्स रखे जाते थे वो कौन से एलिमेंट्स होते थे? नॉर्मल एलिमेंट्स होते थे। और बी साइड में जो एलिमेंट्स रखे जाते थे वो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते थे भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते थे। क्लियर है मेरी बात? गुड। 7th पोजीशन की तरफ आप आ जाओ, 7th प्रॉपर्टीज की तरफ आप आ जाओ, तो आप देखोगे कि द 8th ग्रुप वाज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? ट्रांजिशन मेटल्स इसमें थे सिर्फ। 9th ग्रुप जो था, 9th ग्रुप को 2 नहीं बल्कि 3 रो में डिवाइड किया गया था, और 3 रो बना करके वहां पे, मतलब 3 ऐसे ऐसे रो वहां पे बनाए गए थे 9th में, और 3 रो बना करके वहां पे आपको ट्रांजिशन मेटल्स को प्लेस्ड किया गया था। ठीक है, देन 8th पॉइंट की तरफ में आप आ जाओ तो क्या हो जाएगा? द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है, इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा था कि एक ग्रुप में रहने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टर क्या रहे? सिमिलर रहे। तो इस चीज में मेंडलीफ को सफलता मिली थी। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी, है ना, क्या मेरिट्स या एडवांटेज थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की। तो उसके पहले आपको क्या करना है? ये 8 प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना है। ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज ये पूछे जाते हैं हमेशा। ओके, चलो फिर तो हम लोग बात कर रहे हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो पहली जो मेरिट थी वो थी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स की स्टडी बड़ा इजी हो गई थी उन दिनों, बहुत ही इजियर वे में एलिमेंट्स की स्टडी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता था। तो फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो इतने भी नोन एलिमेंट्स उस टाइम के थे, मतलब 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, तो जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सारे नोन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया, है ना। एक ऐसे ग्रुप में रखा गया जहां पे जो सिमिलर कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में आ सके, है ना, जिस वजह से स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर, बहुत ही आसान हो गया स्टडी कर पाना। नेक्स्ट हम लोग बात करें, दूसरा जो इसमें एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं वो है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। देखो मेंडलीफ ने जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको तो रखा ही पीरियोडिक टेबल में सही पोजीशन पे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया ही, साथ ही साथ कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में भी बताया उन्होंने। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर में देखो एक पीरियोडिक टेबल आ रहा है
और यहाँ पे देखो कुछ जगह ब्लैंक है। ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इन ब्लैंक स्पेसेस के ऊपर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जगह खाली है। पीरियोडिक टेबल में ये जो जगह खाली थी, मेंडलीफ ने इन एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में एक गैप छोड़ दिया। वो कुछ गैप लेफ्ट करके आगे बढ़ते रहे और उसमें उन्होंने बताया कि आगे चल के स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नेटियम ये सब एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, है ना। और इवन उन्होंने ये तो बताया कि भाई यहाँ पे कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने अभी बाकी हैं और उन एलिमेंट्स का पोजीशन, उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ पीरियोडिक टेबल में बता दिए। इवन उन एलिमेंट्स का नाम तक दिए। क्या बताया उन्होंने बताया गैलियम का नाम दिया इका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम का नाम दिया इका बोरॉन, जर्मेनियम का नाम दिया इका सिलिकॉन, टेक्नेटियम का नाम दिया इका मैंगनीज। ठीक है, तो नाम बताया, पोजीशन बताया और प्रॉपर्टीज भी बताया। किन के बारे में? उन एलिमेंट्स के बारे में जो अभी डिस्कवर्ड होने बाकी थे। तो नए एलिमेंट्स के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन किया और लोगों को बहुत इंकरेज किया, ठीक है, ताकि नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जाए। तो these were the elements for whom position and properties were well defined by Mendeleev even before their discoveries, and he left the blank space for them in his periodic table. ठीक है, बहुत अच्छे भाई। तो आप देख लिया अभी इस चीज को, पीरियोडिक मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी आप लोगों ने इस चीज को देख लिया। तो प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो था ये मेंडलीफ का हम बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हम लोग बोल दें इसके एडवांटेजेस में, वो क्या है? करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को लेकर के हम लोग डाउटफुल थे, है ना, मतलब डाउटफुल थे मतलब कि हम गलत एटॉमिक वेट को पढ़ रहे थे। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल आने के बाद उन जो डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थी उसमें कुछ क्लियरिफाई आ गई, है ना, उसमें कुछ सुधार हुआ, लोगों को कुछ नया चीज पता चला। जैसे कि एक देखो, एक बात हम जानते हैं, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे देखो, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। इनिशियली इट वाज फाउंड दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5। देखो 4.5 था, क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम, ये देखा गया। इससे पता चलता था कि ये भाई क्या है? ये ट्राइवेलेंट है। क्या है? ये ट्राइवेलेंट है ना। सो द वेट ऑफ बेरिलियम वाज 13.5, है ना, एंड देयर वाज नो स्पेस इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल फॉर दिस एलिमेंट। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 13.5 मॉलिक्यूलर वेट कैरी करने वाले एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं था। तो लोगों को क्या पता था कि भाई बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 4.5 है और इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। तो इक्विवेलेंट वेट 4.5 इंटू 3 हो गया, तो निकल के आ गया 13.5। अब 13.5 के लिए कोई मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस देख ही नहीं पा रहे थे। तो अब उनको डाउट हुआ कि क्या ये एलिमेंट की वैलेंसी सही है, तो उन्होंने बेरिलियम के वैलेंसी को चेक करना शुरू किया। So after correction, it was found that beryllium is actually divalent. Beryllium is actually divalent, not trivalent. Not trivalent. It is divalent. ठीक है? So the weight of beryllium becomes 2 into 4.5 now. है ना? वैलेंसी अब क्या हो गया? 2, 3 नहीं रहा, अब वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 into 4.5 हो गया। तो एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम क्या निकल गया? 9 निकल गया। अब 9 के लिए स्पेस था, कहां पे स्पेस था? तो बिटवीन लिथियम एंड बोरॉन। सो हम लोग क्या देखते हैं कि लिथियम होता है, बेरिलियम होता है और बोरॉन होता है। तो देखो बेरिलियम के लिए जगह दिख गया, कहां पे दिख गया? लिथियम और बोरॉन के बीच में। ठीक है, तो बेरिलियम को जगह मिला। तो इससे क्या पता चला कि भाई
कुछ एक एटॉमिक वेट निकालने में भी गलतियां हो रही थी, जिनको मेंडलीफ ने सुधार करके अपने पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को जगह दिया। ठीक है, गुड। तो अब ये सिर्फ बेरिलियम के साथ नहीं हुआ, ये यूरेनियम के साथ, बेरिलियम के साथ, इंडियम के साथ, एयू के साथ, पीटी के साथ, है ना, मतलब गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब के साथ हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा हम लोगों ने देखा कि क्या मेरिट्स और एडवांटेजेस हो सकती हैं किसकी, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट्स हैं, है ना। अगर डिफेक्ट्स नहीं होते तो आज हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग तो मेंडलीफ ही पढ़ रहे होते। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी हम लोगों को कुछ डिफेक्ट्स दिखे हैं। क्या डिफेक्ट्स दिखते हैं, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, वो तो आज भी अनसर्टेन है, ठीक है, लेकिन तब भी था। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, इट हैज बीन प्लेस्ड इन 1A and 7A ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स रिजेंबलेंस विथ बोथ द ग्रुप्स। ये दोनों ही ग्रुप, एल्कली ग्रुप के साथ के जैसा भी कैरेक्टर शो करता है और हैलोजन ग्रुप के जैसा भी कैरेक्टर को शो करता है। तो दोनों के जैसा कैरेक्टर को शो करता है, तो हाइड्रोजन को अब हम कहाँ रखें, हाइड्रोजन को हम एल्कलीज ग्रुप में रखें या फिर हाइड्रोजन को हम हैलोजन ग्रुप में रखें, कहाँ पे रखें। तो ये एक डिमेरिट था। दूसरा जो डिमेरिट था यहाँ पे, डिफेक्ट था, वो था नो सेपरेट पोजीशन वेर गिवन टू आइसोटोप्स। क्योंकि ये तो बनाया गया था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो अब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो आइसोटोप्स तो आपको दिखने हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक वेट तो अलग अलग होता है। अब जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है ना, सल्फर का आइसोटोप है। तो आप इन लोगों को कहाँ रखते हैं, ये लोग तो अलग अलग एटॉमिक वेट को कैरी करने वाले एलिमेंट्स थे, लेकिन इनको एक ही बार पोजीशन मिला। जैसे हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन था मतलब प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था, ट्रिटियम था, है ना, 1 2 3। 1 वाले को तो पोजीशन मिल गया, 2 और 3 वाले को तो पोजीशन नहीं मिला, है ना। तो ये एक डिफेक्ट था वहां पे। देन देखा गया कि इट इज नॉट क्लियर वेदर द लेंथोनाइड्स एंड द एक्टिनोइड्स आर रिलेटेड टू 2A और 3A ग्रुप्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के पोजीशन को लेकर के भी कुछ क्लियर नहीं बोला गया। क्लियरिटी तो देखो आज भी नहीं है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के पोजीशन को लेकर के, है ना। मेंडलीफ के टाइम में भी नहीं था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को अभी भी हम लोग मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये तब भी डिफेक्ट था, आज भी डिफेक्ट है, लेकिन मेंडलीफ का ये डिफेक्ट था। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर दें फोर्थ में, although there is no resemblance except valency of subgroups A and B, they have put in the same group। देखो जैसे हम लोगों ने बात किया कि कोई भी एक ग्रुप में A और B सब ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है। तो A और B सब ग्रुप में अब एक ही ग्रुप के अंदर में 2 एलिमेंट्स रखे जा सकते थे। इन दोनों एलिमेंट्स की कैरेक्टर कहीं भी सेम नहीं होती थी, फिर भी इन लोगों को एक ही ग्रुप में जगह दिया जाता था। तो ये एक थोड़ा सा क्या था भाई, लोगों को लगता था कि हम एक ही जगह पे 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैरी करने वाले एलिमेंट्स को विद इन द सेम ग्रुप रख रहे हैं, इवन एक ही बॉक्स में रख रहे हैं। तो ये एक गलत वहाँ पे चीज़ देखा गया, ठीक है। तो ये एक डिफेक्ट था। देन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट is not strictly followed in the arrangement of element in the periodic table। ठीक है, तो मेंडलीफ के periodic table में जैसे कि बताया गया था कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कुछ एक एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था, लेकिन कुछ एक ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया था। उन एलिमेंट्स में कुछ एक एलिमेंट्स को जिनकी एटॉमिक वेट क्या थी, ज़्यादा थी, उनको पहले रख दिया गया था, जबकि वो कैसा रखा जाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, है ना। जैसे कोबाल्ट और निकिल के पोजीशन में देखा गया। कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट था वो था 58.9 और निकल का जो एटॉमिक वेट था वो है 58.7। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी देखी गई, है ना। जैसे
OS और IR के बीच में देखा गया। ये था 194 और ये था 192। ठीक है, तो देखो 194 को पीरियोडिक टेबल में पहले स्पेस दिया गया है ना। तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस भैया देखी गई थी, जैसे कि TE और I के पोजीशन में देखा गया था, है ना। TE और I के पोजीशन में ये 128 था जबकि ये 127 था। तो मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया एटॉमिक वेट से, और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ना अरेंज करके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये भी उनकी एक डिफेक्ट देखी गई थी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे कुछ बात करते हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लाया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोजले नाम के एक साइंटिस्ट ने लेके आया और उन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो फंडामेंटल, वो तुम्हारा फंक्शनल यूनिट होता है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का। मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू किया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट शुरू हुआ था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बदला गया मेंडलीफ से। मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में क्या था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और यहां बोला गया इट इज नॉट एटॉमिक वेट, इट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा गया कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप रखे गए। ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को समझ लो एक तरह से ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। ठीक है, ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का एक्सटेंशन रूप है, बोल सकते हो एक तरह से, है ना। तो क्या है भाई, चलो देखते हैं थोड़ा सा इसको भी। यहाँ पे 18 ग्रुप और 7 पीरियड रखा गया। तो 7 पीरियड जो रखा गया उसमें जो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते थे, 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप में होता है, फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में होता है, और हीलियम जो होता है वो फर्स्ट पीरियड के 18th ग्रुप में दिखा जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटा सा पीरियड होता है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में देखा जाता है कि दिस पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप एंड द लास्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप, है ना। और वो क्या होता है भाई, नियॉन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, छोटा पीरियड बोलते हैं। छोटा पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें कितने आपके एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। थर्ड पीरियड जो है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड है। इसमें भी कितने एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है फर्स्ट ग्रुप का सोडियम, और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका 18th ग्रुप का आर्गन, जो कि नोबल गैस होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, यहाँ पे सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है और आर्गन होता है। ये कहाँ पे होता है, थर्ड पीरियड में। फोर्थ पीरियड में अगर आप आते हो तो फोर्थ पीरियड को बोला जाता है कि भाई इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड बोल दिया जाएगा। तो इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, जो क्या है, के मतलब पोटाशियम। और जो आखिरी एलिमेंट होता है वो होता है क्रिप्टॉन, जो कि 18th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके के से लेकर के क्रिप्टॉन तक, मतलब पोटाशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ में यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस हो जाता है, फोर्थ पीरियड में ही, है ना। 21 से 30 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ पीरियड में अगर हम लोग आते हैं तो फिफ्थ पीरियड को हम लोग बोलते हैं कि भाई इसमें भी क्या है, 18 एलिमेंट्स हैं। तो 18 एलिमेंट्स है तो ये भी एक लॉन्ग पीरियड होता है ना। और ये पीरियड स्टार्ट होता है रुबिडियम से, जो कि फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में
प्रेजेंट होता है, सॉरी फिफ्थ पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंड होता है ये आपका जेनॉन के साथ में, जो कि 18th ग्रुप का नोबल गैस है, ठीक है। जेनॉन एक नोबल गैस है जो कि फिफ्थ पीरियड के 18th ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे फिफ्थ पीरियड एंड हो जाता है इस एलिमेंट के साथ। सिक्स्थ पीरियड में अगर आप जाते हैं तो सिक्स्थ पीरियड में आप देखते हैं कि ये 32 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला पीरियड होता है, तो इसलिए हम इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 32, 8 आर रिप्रेजेंटेटिव, आपको थोड़ा ध्यान देना है। 8 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, 10 जो होते हैं वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, और 14 जो होते हैं वो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स मतलब आज के टाइम में अगर हम लोग बात कर दे तो एफ ब्लॉक, ठीक है। 10 जो ट्रांजिशनल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, है ना। और 8 क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है। तो दिस 14 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विथ लेंथोनॉइड इन ग्रुप 3 इज नोन एज लेंथोनॉइड सीरीज या लेंथोनॉइड्स, ठीक है। जो 18 इस पीरियड में सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसके बाद से, लैंथेनम के बाद से 14 एलिमेंट्स को हम लोग लेंथोनॉइड सीरीज में जाकर के पुट कर देते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। सेवेंथ पीरियड में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। सेवेंथ पीरियड एक इनकम्प्लीट पीरियड होता है, और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आपके कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनॉइड सीरीज में, 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये 14 एलिमेंट्स आपके एक्टिनॉइड सीरीज में जाकर के प्लेस्ड हो जाते हैं, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेवेंथ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को क्या भाई, बोर्स, ब्यूरी, रैंग, वार्नर, ये सब लोग मिलकर के दिए थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एंड ब्यूरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर, है ना, जो होता है वो बेस बनाया गया इस अरेंजमेंट के लिए, है ना। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है, वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कहाँ हुई है, किसके अकॉर्डिंग हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया गया है। कभी भी जब आप अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हो तो हमेशा देखना वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट का लिखा रहता है, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी बता दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, हम लोग अगर इस कैरेक्टर्स में देखें तो दूसरा कैरेक्टर क्या होता है कि रैंग और वार्नर इस मॉडल को प्रपोज्ड किए थे, है ना। इसमें 7th पीरियड और 18th वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड और 18 ग्रुप होता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड फर्स्ट टू 18th ग्रुप, ठीक है। 18 जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, 18 ग्रुप बोल देते हैं। पहला से शुरू होकर के 18 तक चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको लेकर के हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे ट्रिक्स निकाले थे और वहां पे बातचीत किए थे, है ना। क्या बोला गया इसमें, बोला गया कि सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर हम लोग बात कर दें हाइड्रोजन, पहला ग्रुप को लेकर के बात कर दें, फर्स्ट ग्रुप को लेकर के बात कर दें, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है
है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास 1 है, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम होगा तो आपकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, सिमिलर होने लगेगी, क्योंकि आपका रिएक्शन करने का नेचर, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे अगर हम लोग आ जाएं तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। बहुत अच्छे, ये तो रेप्लिका हो गया है ना, ये तो यहाँ से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। एक का होने दो, लेकिन पढ़ो, अब है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 बार हो गया है ना। चलिए देन हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्या है अभी का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यही है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके पास 7 पीरियड है ना और 18 ग्रुप्स हैं। देख लो भैया, यहाँ से यहाँ तक 18 ग्रुप्स हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, चौथा जो पीरियड होता है वो देखो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैरी करना शुरू कर देता है। और ये सब तो आपको याद करवा ही चुके हैं, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल तो आपको हम याद करवा ही चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है एस ब्लॉक, ये दोनों ये मतलब ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया आपका डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका पी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। ये पूरा ये होता है लेंथेनॉइड सीरीज और ये होता है एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो ये आपका कि भाई पीरियोडिक टेबल यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचा, ये पूरा रास्ता ऐसे ही तय हुआ है। और अभी और भी आगे रास्ता ये चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी क्लियर नहीं है। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स मतलब एफ ब्लॉक को अभी तक पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में कहीं पे स्पेस नहीं मिला है। तो आप थोड़ा पढ़ो और पढ़ के ढूंढो क्या किया जा सकता है इसमें, और अगर पता चल जाए कि क्या किया जा सकता है तो IUPAC को मेल करो, है ना। ईमेल आईडी चाहिए तो मेरे से मांग लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर के पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे, राइट। क्या डिस्कस करेंगे भाई, पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे, है ना। पीरियोडिसिटी, देखो इसमें एक सिटी वर्ड लगा हुआ है ना, तो बात भी कुछ वैसे ही है। पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि सबसे पहले तो जान जाओ पीरियोडिसिटी होता क्या है, इसके बाद जानेंगे पीरियोडिसिटी में क्या होता है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी होता है रेगुलर ग्रेडेशन और वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो भाई चलो लिख देते हैं पहले फटाफट क्या है भाई, रेगुलर ग्रेडेशन, रेगुलर वेरिएशन हम लिखते हैं, ठीक है। आप ग्रेडेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो द रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टीज, अराउंड 23 प्रॉपर्टीज हो जाता है, जिसमें से आपको 7, 8, 9, 10 तो 10th में पढ़ने ही है, बाकी के सारे 11th में पढ़ने हैं। तो रेगुलर वेरिएशन मतलब क्या होता है, बदलाव। वेरिएशन मतलब क्या होता है, बदलाव, चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज कैसे हो रहा है, तो रेगुलर चेंज हो रहा है। तो रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम भाई प्रॉपर्टीज कहां से कहां के लिए बदल रहा है, तो प्रॉपर्टीज तब बदलता है जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, या एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं। किसका ग्रुप, किसका पीरियड, मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, या मतलब पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, या ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। जैसे 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 एकदम ध्यान दो, मेरे बात पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। इधर उधर देखे कि थप्पड़ लगा, है ना। जैसे मान लो कि हम लोग बात कर दे साइज का, किसके बात कर दें, साइज या एटॉमिक रेडियाई का। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होता है, एटम का साइज थोड़ा बड़ा से थोड़ा कर करके छोटा होने लगता है। तो साइज में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन कैसा हो रहा है, रेगुलर वेरिएशन हो रहा है। कब वेरिएशन हो रहा है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड।
और जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि साइज धीरे 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 क्या हो रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है। तो देखो साइज में वेरिएशन हो रहा है। साइज एक क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टीज है। एक किसका प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स का एक प्रॉपर्टीज है। तो पीरियोडिक टेबल के एटम्स का एक प्रॉपर्टी है कि उनका साइज कितना हो रहा है। तो साइज में वेरिएशन हो जा रहा है। कब वेरिएशन हो जा रहा है, रेगुलर वेरिएशन हो रहा है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तब। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज जैसे कि वैलेंसी हो गया, जैसे मेटालिक नेचर हो गया, जैसे नॉन मेटालिक नेचर हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, जैसे कि तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इन सारे प्रॉपर्टीज का वेरिएशन है ना, इन सारे प्रॉपर्टीज का क्या, रेगुलर वेरिएशन लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल जब होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। देखो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक वे में मतलब कि एकदम एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इसके बाद लिखते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो एकदम। मतलब एल्कली मेटल है, ठीक है, कौन सा मेटल है भाई, एल्कली मेटल्स है। तो एल्कली मेटल्स कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है, याद करवाए थे पीरियोडिक टेबल याद करवाते हुए। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो एल्कली मेटल्स में क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, राइट राइट। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, सोडियम का कितना है, 11, पोटेशियम का कितना है, 19। तो देखो ये एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल है तो कुछ तो एल्कली जैसा नेचर होगा, तभी तो एल्कली मेटल कहलाता है। कुछ तो ऐसा डिफरेंट प्रॉपर्टी को ये लोग कैरी करता होगा। अब वो प्रॉपर्टीज क्या कैरी करता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टीज होगा ना भाई, जिस प्रॉपर्टीज से ये लोग क्या कर रहा है, एल्कली मेटल कहला रहा है। और वो प्रॉपर्टीज कैसे आ रहा है इनके पास, देखो तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा है, 3 के बाद सीधा 8, 3 में जब 8 एलिमेंट ऐसे आ जाता है तो 8वां एलिमेंट क्या हो जाता है आपका, एल्कली होता है। फिर देखो 11 के बाद फिर से 8, 11 के बाद फिर से 8, है ना। फिर से देखो यहां पे आपका 18 के बाद आता है, ये आपका कितना हो जाता है, 37 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो तो एक रेगुलर इंटरवल 8 पहले होता है तुम्हारा 8, फिर होता है 8, फिर होता है 18, फिर होता है 18, फिर होता है 32, है ना। तो ऐसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक ही प्रॉपर्टी बार बार जब क्या होता है, रिपीट होता है, एक ही प्रॉपर्टी क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, तो हम लोग उस तरह के कैरेक्टर को या इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, चलो कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ हैलोजेंस है। हैलोजेंस क्या है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये लोग क्या है, हैलोजेंस है, ठीक है। तो हैलोजेंस है तो क्या होता है, हैलोजेंस में भाई कोई नेचर तो होगा ना, तभी तो हैलोजेंस कहलाते हैं। कुछ ऐसा नेचर रखे हैं ये लोग, तभी तो हैलोजन कहला रहे हैं। पूरा ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप है और सभी हैलोजन कहला रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इसमें ऑक्सीजन को तो हम नहीं डाल सकते, नाइट्रोजन को भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो लोग हैलोजन जैसा नेचर को कैरी नहीं करते हैं। तो जो हैलोजन जैसा नेचर को कैरी करता है, हैलोजन की प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, वही हैलोजन कहलाता है, वही इस ग्रुप में रखा जाता है। तो देखो ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद हैलोजन की कैरेक्टर रिपीट हो रही है। अब फ्लोरीन एक हैलोजन है, फ्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है। देखो एक रेगुलर इंटरवल 8 के बाद क्लोरीन आ जाता है, फिर देखो एक रेगुलर इंटरवल 18 के बाद फिर से ब्रोमीन आ जाता है, फिर यहां पे देखो एक रेगुलर इंटरवल 18 के बाद फिर से आयोडीन आ जाता है, फिर एक रेगुलर इंटरवल 32 के बाद एस्टाटीन आ जाता है। तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32, क्या भाई 2, 8, 8, 18, 18, 32 के एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स रिपीट होते रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम
top to bottom in a group, right? Top to bottom in a group, and left to right in period. बिल्कुल left to right in period is called what? Periodicity in properties. तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब एक रेगुलर वेरिएशन होता है, किसके अंदर वेरिएशन होता है? किसके अंदर? एक प्रॉपर्टीज के अंदर। किसके प्रॉपर्टीज के अंदर? एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के अंदर। कहां पे? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में कब? जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, और पीरियड में कब? जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो इस तरह के फिनोमिनन को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, रेगुलर। और वो रेगुलेशन कैसे होता है भाई? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस इंटरवल के बाद सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करने वाले एलिमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो कि हेलोजन से, ठीक है, तुम्हारा कैल्कोजेन से, मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली है। तो ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो देखो ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये लोग रिपीट हो रहा है ना। और वो इंटरवल क्या होता है? यहां पे देखो, यहां पे होता है 8, 18, 18, 32 के बाद ये रिपीट होता है। तो देखो 8, 18, 18, 32 के बाद ये रिपीट हो रहा है ना। तो भाई ये वर्ड बड़ा जरूरी है। कौन सा वर्ड? रेगुलर वेरिएशन। तो किसी भी प्रॉपर्टीज में जब रेगुलर वेरिएशन देखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक पीरियड में, या टॉप टू बॉटम आते हुए ग्रुप में, तो इस तरह के फिनोमेनन को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उम्मीद है पीरियोडिसिटी समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? अगर आया तो बताओ हमको लाइव चैट में, और अगर सच में समझ में आया तो लाइक बटन को प्रेस करो और प्रेस करके दिखाओ मेरे को कि समझ में आया। और फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक पीरियोडिसिटी को डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में। कौन सा पीरियोडिसिटी डिस्कस करना पसंद करोगे? बताओ कौन सा, इजी वाला कि हार्ड वाला? चलो फिर एकदम एक हार्ड वाले से शुरू करते हैं, है ना। चलो लेते हैं पहले एटॉमिक रेडियाई। पहले ये वैलेंसी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मेटेलिक नेचर और ये सब छोड़ देते हैं, सीधा बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज को लेकर के, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हो या एटॉमिक साइज बोल सकते हो, ठीक है। अब क्यों हार्ड वाला पहले डिस्कस करें बताओ तो? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हार्ड काम कर लो, इजी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। पहले हार्ड वाला काम कर लो, इजी वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई क्या होता है या एटॉमिक साइज क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि एक एटम है, सपोज मेरे पास, मान लो कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक एटम है जिसका 2 या 3 ऑर्बिट का एक एटम हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि 3 ऑर्बिट का एटम है, ठीक है, 3 ऑर्बिट का एटम है। तो इसके न्यूक्लियस से, कहां से? न्यूक्लियस कहां है? यहां है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई क्या है भैया? एटॉमिक रेडियाई क्या है? तो एटॉमिक रेडियाई है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो पहले लिख दिया जाए इस बात को, चलो लिख देते हैं, ठीक है। क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost orbit is called atomic radii। क्लियर है मेरी बात? पक्का? और एक बात बोले, थोड़ा सा दिमाग में वाइब्रेशन आएगा लेकिन सुनना जरूरी है, चलो बोल ही देते हैं। It is very difficult to measure the atomic radii. It is very difficult to measure the atomic radii of an atom. एक एटम के एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है? 2 रीजन बोल सकते हैं क्यों डिफिकल्ट है। मेरे बात को पहले ध्यान से सुनो। क्या भाई? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू measure
द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एटम और आयन, है ना? ये थोड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे भाई? या फिर पहले तो बात करते हैं क्यों डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है तो लिख देते हैं भाई बिकॉज कौन है विकास यहां पे? तो बिकॉज तू ही है, बिकॉज, है ना? बिकॉज दो रीजंस हो सकता है बेटा, ठीक है? कौन कौन से दो रीजंस हो सकते हैं? पहला रीजन हो सकता है द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? द आइसोलेशन मतलब क्या होता है? एकदम आइसोलेट होकर के मिलना, अकेले में मिलना। मिल कभी अकेले में बताते हैं, तो मिल कभी अकेले में एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं, वो कभी तुमको अकेले में मिलेगा ही नहीं कि तुम उसका एटॉमिक रेडियाई निकालोगे, है ना? तो भाई कोई भी एटम तुमको अकेले में नहीं मिलेगा। कौन सा एटम को छोड़ करके? किनको छोड़ करके? नोबल गैसेस को छोड़ करके। तो नोबल गैस को छोड़ करके कोई ऐसा एटम है ही नहीं जो बिना किसी के साथ मिले, मतलब बिना किसी के साथ कंबाइंड हुए तुमको अकेले में मिले, ठीक है? तो पहली बात हम लिख देते हैं भाई, ठीक है? द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? वो तो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा ना। मान लो कि सोडियम की बात हम लोग कर दें, तो सोडियम कैसे रहता है? 281 रहता है। अब 281 के साथ तो वो तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर दे रहा है, ठीक है? और यही जब क्लोरीन के साथ में रहेगा तो क्लोरीन क्या है? 287 है। देखो ये भी स्टेबल नहीं है। 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए लेविस के ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, केमिकल बॉन्ड में पढ़े होगे। तो ये तो हुआ ही नहीं, तो क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के दे देगा किसको? इसको। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो क्या बन गया? Na+ हो गया, मतलब 2 और 8 फॉर्म में चला गया। और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया तो क्या बन गया? Cl- बन गया, तो 2 8 और 8 के फॉर्म में चला गया, है ना? तो क्या हो जाएगा? अब Na+ और Cl- देखो एक दो अपोजिट चार्ज को आपस में कैरी कर रहे हैं ना, तो ये दोनों ही Na+ और Cl- आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाएंगे, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो Na जो आपको मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा? मे भी शायद Cl के साथ मिले, मे भी शायद सल्फेट के साथ मिले, मे भी शायद कार्बोनेट के साथ मिले, लेकिन अकेले मिलेगा नहीं। अकेले में नहीं मिलने वाला, उसको डर है भाई तुमसे, है ना? वो अकेले में तुमसे नहीं मिलने वाला। तो जब Na अकेले में मिलेगा नहीं और हम तुमको एक होमवर्क दे दे कि Na का रेडियस निकाल के लेके आओ, और Na बोलेगा कि हम आइसोलेटेड फॉर्म में कभी तुमको मिलेंगे ही नहीं, तो तुम कभी निकाल पाओगे? नहीं, तुम कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एटम और आयन बिकॉज द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। बात समझ में आ रही है क्या? एकदम आ रही होगी। तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? आइसोलेशन वाला टॉपिक, है ना? अब आइसोलेशन तो भाई पॉसिबल नहीं है किसी भी एटम का, और तुम्हारा भी, है ना? तो चलो, ना तुम्हारा आइसोलेशन पॉसिबल है और ना ही एटम का आइसोलेशन, कहीं एटम का भी तुमको सिंगली मिलने वाला है, ना तुम कभी सिंगली मिलने वाले हो, ठीक है? तुम भी अपने दोस्त के साथ में मिलोगे और एटम भी किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होकर के ही मिलेगा। तो हम लोग रेडियस ना तुम्हारा निकाल सकते हैं ना एटम का निकाल सकते हैं। तुम्हारा तो पहुंच नहीं बता सकते ना, तुम्हारी पहुंच कहां तक है। तो वैसे ही न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की पहुंच बता पानी थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये हो गया पहला रीजन। किस चीज का रीजन? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रेडियाई ऑफ एन एटम। तो भाई क्यों आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है? दूसरा रीजन आ जाओ। तो सेकेंड रीजन में क्या बोलता है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम। अब पुलिस पकड़ ले कभी तुमको ट्रैफिक पे और बोल दे कि चल तू तो 18 का है नहीं, अभी तू अपना दिखा दे मेरे को क्या ड्राइवरी लाइसेंस। तो तुम बोलोगे चाचा हमारे विधायक हैं। अब चाचा हमारे विधायक हैं मतलब कि हमारी रेडियस कहां तक है हमको खुद पकड़नी है, मेरा कोई बाउंड्री नहीं है, हम बस बोल दिए, ठीक है? तो तुम्हारा भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि तुम्हारी पहुंच कहां तक है, और एटम का भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है। तो चलो इस टॉपिक को पहले हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्या बोलते हैं कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर किसका? फॉर द एटम, ठीक है? तो क्या होता है, ये
बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या होता है? देखो, एक न्यूक्लियस है, ये तो पता है भाई कि एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां होगा रेडियस ऑर्बिट वहीं होगा। क्या? इलेक्ट्रॉन जहां होगा ऑर्बिट वहां होगा, मतलब देयर इज नथिंग लाइक ऑर्बिट। ऑर्बिट इज नथिंग, इट्स जस्ट इमेजिनरी लाइन। ये सिर्फ एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ना, वहीं पे इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा, मतलब कि मोशन शुरू कर देगा अराउंड अ न्यूक्लियस। और वो जहां आपका क्या शुरू किया? गोल गोल घूमना शुरू किया, वहीं पे ऑर्बिट बन गया, है ना? तो न्यूक्लियस का पता है कि न्यूक्लियस कहां है, सेंटर में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन पता है कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। एक वेव पार्टिकल होता है, तो वो वेव की तरफ मूव करता है। अब वेव की तरफ जब मूव करता है, तो ये बताओ हमको कि हम बाउंड्री निकाले कहां से कहां का? यहां से यहां का निकाले कि यहां से यहां का निकाले? बस समझ में आ रही है क्या? तो देखो, इस पिक्चर को हम थोड़ा सा क्लियर यहां पे बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। अब हम निकाले कहां का रेडियस? ठीक है, तो भाई एक वेव पार्टिकल होता है, और वेव कैसे मोशन करता है? वेव तो हमेशा ऐसे मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी हमेशा क्या करता है? इसी तरीके से ऐसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है ना? तो कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इंफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन हमको कहां तक मिलेगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, यह प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकता है सिर्फ इंफिनिटी पे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन जिधर होगा उधर ही ऑर्बिट हो जाएगा, जिधर ही ऑर्बिट होगा उधर ही रेडियस हो जाएगा। तो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इंफिनिटी। ठीक है, तो हम लोग नहीं बोल सकते भाई कि वेल डिफाइंड बाउंड्री कहां तक है। अब जब तक बाउंड्री नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रेडियस कैसे बताएंगे? क्योंकि अभी अभी तो हम लोग बात किए थे कि रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब जब यही पता नहीं है कि यहां वाला पार्ट क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? यहां पे तो भाई वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना? तो हम बाउंड्री नहीं बता पाते हैं। तो बाउंड्री नहीं बता पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मुश्किल हो जाता है तो फिर हम लोग एटॉमिक रेडियस वर्ड क्यों यूज करते हैं? कैसे निकालते हैं एटॉमिक रेडियस को? फिर एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में क्या होता है? ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं एक्चुअल टॉपिक पे कि एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब कि अगले साइड में, और बात करें कि सो द मोर एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो सकता है? मोर एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो सकता है? तो हम लोग बोलते हैं कि पहली बात, वन हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एकदम पहले आराम से देखते रहो हम क्या लिख रहे हैं, सारे वर्ड्स पे ध्यान दो, और फिर हम इसको एकदम अपने अंदाज में बताएंगे तुमको, तो तुमको समझ में आएगा। वन हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन two atoms in a molecule is known as atomic radius। ठीक है, क्या हो गया भाई? द वन हाफ मतलब क्या होता है? 1/2। तो वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब देखो यहां पे दो वर्ड आ गया, एक वर्ड आ गया क्या? इंटर, और दूसरा वर्ड आ गया न्यूक्लियर। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, किसका डिस्टेंस? दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। दो जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जैसे कि यहां पे एटम ए और एटम बी, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब देखो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि एटम आइसोलेटेड फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, तो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा तो किसी के साथ तो बॉन्ड करके मिलेगा ही। अब जिसके साथ भी बॉन्ड करके मिल जाएगा, उसका और उस एटम का जिसका एटॉमिक रेडियस तुमको निकालना है, उस दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड atoms in a molecule
इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। मतलब कि यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका आधा, यही कहलाएगा। आधा वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा बताओ? अरे बोल, क्या कहलाएगा? कहलाएगा वो एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसी एटॉमिक रेडियस को आगे चल के हम लोग, मतलब ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया, उसको आगे जाकर के हम लोग जानते हैं बॉन्ड लेंथ के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कभी बाद में, है ना। 10th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग 10th में इस चीज को डिस्कस अभी नहीं करेंगे। लेकिन हम एक चीज तुमको अभी बता देना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो 4 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। ठीक है, आप लोगों में बस एटॉमिक रेडियस है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस नहीं है। लेकिन आपने जान के रखो भाई कि 4 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं? पहला होता है कोवैलेंट रेडियस। क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस। दूसरा होता है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। तीसरा होता है वैन डर वाल रेडियस और चौथा होता है आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो कितने रेडियस होते हैं? 4 तरह के रेडियस होते हैं। कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस। ये जो ऊपर में आपको हम ड्राइंग बना के दिखाए ना, ये बस हम आपको बता देते हैं, ये कोवैलेंट रेडियस का एक टाइप होता है ना। ऐसे ही 2 तरह का कोवैलेंट रेडियस होता है। तो चलो उस डिटेल्स में नहीं जाते हैं, उस डिटेल्स में हम लोग जाएंगे जब हम लोग क्लास 11th में मिलेंगे, एक बार हमारी दोस्ती हो जाएगी तब। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे ही काम चलाते हैं इसी से, है ना। अब आते हैं कि भाई अगला टॉपिक क्या होगा। तो अगला टॉपिक होगा वेरिएशन। क्या होगा? वेरिएशन, है ना। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में 2 तरह से हम लोग वेरिएशन की बात किए। हम लोग पहली बात किए एक ग्रुप में और दूसरी बात किए एक पीरियड में। ठीक है, तो चलो फिर आ जाते हैं। पहले हम लोग क्या लिख देते हैं कि इन अ ग्रुप। क्या लिख देते हैं? इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, तो कभी भी जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हो, अब देखो एकदम अपने दिमाग को ना एकदम शांत करके मेरे एक लाइन को ध्यान से सुनो और काम बन गया। ठीक है, काम बन गया। देखो ये जो रेडियस वाली चीज होती है, इधर ध्यान देना, इधर 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 दाहिने साइड में। ठीक है, दाहिने साइड में, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। तो 2 फैक्टर्स आप ध्यान में रखोगे। रेडियस मतलब आर, या एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो। तो रेडियस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑर्बिट्स के, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट के, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो r जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, और r जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब तुम पूछोगे भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। पिछले वीडियो में हम आपको बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और हमको पक्का तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम या तो देखे नहीं होगे या फिर भूल गए होगे। तो हम बता देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। आखिर के हो तो तुम मेरे भाई ही, है ना। तो भाई ये न्यूक्लियस और ये यहां पे एक बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस दोनों में क्या अंतर है उसके लिए तुम जाके वीडियो देखो। तो बस तुम अभी के लिए यही जान के रखो कि न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस जोर से अट्रैक्ट किया किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन कहां था? यहां पे था।
अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑर्बिट कहां बनाएगा? ऑर्बिट यहां पे बनाएगा। अभी हम लोग बात किए जहां इलेक्ट्रॉन वहीं ऑर्बिट। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो ऑर्बिट ये बनाया, तो रेडियस क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ये थोड़ा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या हो गया? चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? यहां से यहां आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां आ गया भाई? इलेक्ट्रॉन यहां पे इस पोजीशन पे आ गया, है ना। तो ऑर्बिट कहां बन जाएगा? अब ऑर्बिट तो यहीं पे बन जाएगा। ऑर्बिट कहां बन जाएगा? ये ऑर्बिट बन गया। तो अब रेडियस क्या रहा? तो अब रेडियस तो ये रहा भैया, अब रेडियस तो ये रहा, है ना। तो पहले रेडियस क्या था? पहले रेडियस क्या था? ये येलो वाला रेडियस था। अब जब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? न्यूक्लियस के तरफ आ गया। अब न्यूक्लियस के तरफ आ गया तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और जब कम हो गया तो रेडियस भी कम हो गया। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे तुम ज्यादा टाइम देगा वीडियो में तो ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर n बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? अब देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है ना। मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है। कितना ऑर्बिट है? एक ऑर्बिट है। तो डिस्टेंस कितना है? इतनी सा डिस्टेंस है। मान लो ये एक ऑर्बिट बढ़ गया तो अब ये दो ऑर्बिट हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक हो जाएगा। तो n बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा भाई। पहले n कितना था? 1 था। अब n कितना हो गया? 2 हो गया। तो n 2 हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, तो रेडियस भी तो बढ़ गया ना भाई। देखो पहले ये डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस हो गया। पहले डिस्टेंस यहां पे आप देख लो, कहां दिख रहा है आपको डिस्टेंस? तो पहले ये डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस आपका ये हो गया। तो रेडियस बढ़ गया। कब? जब n बढ़ गया। और रेडियस कम हो गया कब? जब z बढ़ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत लाइव चैट में एकदम आओ और धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखना शुरू करो कि भैया समझ में आया, समझ में नहीं आया, जो भी है सो एकदम क्लियर करके जाना है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ग्रुप में क्या होता है कि जब हम लोग मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मान लो कि हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। एग्जांपल आपका है, मान लो कुछ ऐसा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो फ्लोरीन के साथ केस क्या होता है? फ्लोरीन के पास ऑर्बिट कितना होता है? फ्लोरीन के पास, अब तुम बोलोगे कि मतलब ऑर्बिट याद रखना, चलो एक काम करते हैं, मस्त वाला एक चीज है दिमाग में, तुमको ऑर्बिट याद रखना बता देते हैं कि किस एटम के पास कितना ऑर्बिट होगा। एक फंडा समझते हो? फंडा मतलब वो होता है जिससे क्वेश्चन को हम कुछ सेकंड में बना दें। तो फंडा क्या है? फंडा है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मतलब वो पीरियोडिक टेबल वाला पीरियड। एकदम ध्यान से इस फंडा को अपने दिमाग में घुसा लो। इस फंडा को दिमाग में घुसा लिए, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस हो गया, और इसके बाद तुम बनोगे चैंपियन। ठीक है। तो क्या हो गया भाई? फंडा क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। किसका पीरियड? उस एलिमेंट का पीरियड जिस एलिमेंट का तुमको जिस एलिमेंट का तुमको नंबर ऑफ ऑर्बिट जानना है। तो नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। एलिमेंट जिस पीरियोडिक टेबल के जिस पीरियड से बिलोंग करता है ना, उसका ऑर्बिट का नंबर उतना ही होता है। अब चलो हम तुमको साक्षात दर्शन करवाते हैं। ठीक है। साक्षात दर्शन कैसे होगा? फ्लोरीन कहां से बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड से। क्लोरीन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। ब्रोमीन बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड से। और आयोडीन बिलोंग करता है फिफ्थ पीरियड से। अब तुम देखो फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 9 होता है ना। 9 को तुम कैसे कॉन्फ़िगर करते हो? 2 और 7। तो कितना ऑर्बिट हो गया? पहले ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 7। तो कितना हुआ? बोलो 2 ऑर्बिट हुआ। n का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। क्लोरीन तुम देख लो, क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। और 17 को तुम कैसे ये करते हो? तो 2, 8 और 7। तो कितना ऑर्बिट? देखो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो जिस पीरियड से बिलोंग करता है, ये भैया हो गया पीरियड का नंबर, है ना। ये क्या हो गया? पीरियड का नंबर।
यहाँ ये 2 3 4 5 जिस पीरियड से एटम बिलोंग करता है उसका जो ऑर्बिट का नंबर होता है वो उसके पीरियड के नंबर के इक्वल होता है। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे पीरियड का नंबर बढ़ रहा है तो ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसके पास ऑर्बिट का नंबर, फ्लोरीन के पास ऑर्बिट का नंबर 2 था, क्लोरीन के पास ऑर्बिट का नंबर 3 है, ब्रोमीन के पास ऑर्बिट का नंबर कितना होगा 4 और आयोडीन के पास ऑर्बिट का नंबर कितना होगा 5। तो टॉप टू बॉटम आते हुए क्या हो गया, एन का वैल्यू क्या किया, इंक्रीज किया। क्या टॉप टू बॉटम आते हुए एन का वैल्यू इंक्रीज किया, और जब एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी तो हम लोग बात किए थे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। साइज क्या होगा, बढ़े जाबे, है ना। तो एन बढ़ा तो साइज बढ़ा। तो भैया आपको कभी भी डाउन की तरफ आप आते हो तो डाउन द ग्रुप आते हुए साइज हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए आपका एक फंडा काम कर जाएगा। कौन सा फंडा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो ग्रुप समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलो अब फटाफट पीरियड देख लेते हैं, पीरियड देखते हैं। और एकदम च्युइंगम की तरह ना, एकदम च्युइंगम की तरह ना ये क्लास लंबा होते जा रहा है। ठीक है, और हमको पता है कि तुमको मजा आ रहा है, लेकिन ठीक है, मेरा गला भी दर्द करने लगा है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से एकदम खत्म कर देते हैं इन अ पीरियड की तरफ आते हुए कि वेरिएशन इन अ पीरियड। तो पीरियड की तरफ में आप क्या देख लोगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, कहां पे जाते हुए, एक पीरियड में। कैसे जाते हुए, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, अब देखो एक पीरियड में जा रहे हो, जब तुम एक ही पीरियड में हो तो एन तो अब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पीरियड का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन था। तो भैया अगर मान लो कि हम सेकंड पीरियड में हैं, तो सेकंड पीरियड में हम हैं, तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और फ्लोरीन होता है। तो सबके पास अब ऑर्बिट कितना हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ पीरियड 2 तो ऑर्बिट 2, तो यहां पे एन फिर काम नहीं करेगा, पीरियड में एन काम नहीं करेगा, पीरियड में काम एन नहीं करेगा, पीरियड में सिर्फ जेड काम करता है, और एन काम कहां करता है, सिर्फ ग्रुप में काम करता है। ठीक है, तो पीरियड में जब आप हो तो यहां पे क्या फंडा काम करेगा, आर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको पता है, अभी अभी हम लोग बात किए थे, अट्रैक्शन बढ़ रहा था तो रेडियस क्यों कम हो रहा था, है ना। तो देखो भाई बात क्या है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको ऐसे हम लिख दे क्या, नहीं तो तुम कंफ्यूजिया जाओगे, पता है कंफ्यूजिया जाओगे ना तो फिर मेरा माथा खा जाओगे। तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कमेगा। बिल्कुल, देखो ये इसको फॉलो करो, है ना, इसको फॉलो करो। ठीक है, तो पीरियड में हमेशा रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई, हम लोग क्या बोल देंगे कि यहां पे ऑर्डर कैसा रहेगा, तो यहां पे ऑर्डर रहेगा लिथियम बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। रेडियस क्या हो रहा है, इधर से इधर जाते हुए रेडियस क्या हो जा रहा है, रेडियस क्या हो जा रहा है, कम हो जाता है। अब इसका कुछ एक वैल्यूज होता है रेडियस का, जैसे कि तुम बोल सकते हो इसका होता है 152 पिकोमीटर, इसका होता है 112 पिकोमीटर, इसका होता है 89 पिकोमीटर, इसका होता है 77 पिकोमीटर, इसका होता है 70 पिकोमीटर, इसका होता है 66 पिकोमीटर और इसका होता है 64 पिकोमीटर। तुम बोलोगे भाई आपको ये सब याद है क्या, नहीं भैया एकदम याद नहीं है, जरूरत भी नहीं होता है, तुमको भी याद करने की जरूरत नहीं है। पक्का बोल रहा है, मेरे को याद नहीं है, कसम से तुमको भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। अब गधा मत बन के याद कर लेना, ठीक है ना, जो जितना जरूरत है बस उतना ही पढ़ना। ठीक है, तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूनिट याद रख सकते हो कि कौन कौन सा यूनिट यूज होता है, तो यूनिट हम बोल देते हैं तुमको 1 मिनट में। यूनिट क्या होता है भाई, एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर नॉट दे देते हैं। तो एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होता है जिससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ, है ना। पिकोमीटर, पीएम क्या होता है, पिकोमीटर, इसको तुम अपराहन और पूर्वाहन मत समझ लेना, ये पिकोमीटर है। ठीक है, पिकोमीटर और ये एंगस्ट्रॉम। रिलेशन जानना है तो तुम जान सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। बस तुम ये जान के रखो, उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पक्का बोल रहे हैं, ये रिलेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुमको जरूरत पड़ेगा बहुत, तो सिर्फ ये जान के रखो कि एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर क्या होता है, यूनिट होता है जिससे बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे तुम बहुत कुछ सीख लिए। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं।
और इसको थोड़ा शेयर कर देना, तो यार बड़ा मेहनत से वीडियो बना है, शेयर कर दो, लाइक ठोक दो, और जो भी तुमको पसंद है वो सब सब्सक्राइब जो भी होता है वो सब कर दो। हमको नहीं पता क्या क्या होता है, तो तुम अपने तरीके से देख लो, ठीक है ना। चलो फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए